आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का थोड़ा बहुत पार्ट आपने क्लास 9th में सुना होगा, जिसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स था, जिसमें हमने शायद आईसीएसई बोर्ड में वेरिएशन इन ग्रेविटी का भी थोड़ा बहुत टॉपिक है। अगर नहीं होगा तो उसके फॉर्मूले आपने सुने होंगे, केपलर्स लॉ सुना होगा, इससे रिलेटेड कुछ बातें। तो आज ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर है। बेटा हमको एक बात मालूम है कि सपोज दैट हमारे पास दो मास हों और दो मास को हम r डिस्टेंस पर अरेंज कर दें, तो सबको फॉर्मूला तो अच्छी तरीके मालूम है कि F प्रोपोर्शनल m1 m2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। इतनी कॉमन सी बात है, जिसमें हम फॉर्मूला बनाते थे बेटा F इक्वल कैपिटल G m1 m2/r²। ये बात आपको पता है। बेटा कैपिटल G क्या है सब जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब एक बात इसमें समझो, कैपिटल G की वैल्यू क्या है? कैपिटल G है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 क्या बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बेसिक बात हो गई जो आपने पहले पढ़ा, क्लास 9th में भी सुना। बेटा जो कैपिटल G है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर भी डिपेंड नहीं है, नॉट डिपेंड एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। मतलब बच्चे ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है, लाइक दैट लेंथ, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, ह्यूमिडिटी, एनवायरनमेंट, कुछ भी इंक्लूड कर दीजिए, किसी पर भी डिपेंड नहीं। अब ठीक, इतनी बात आपको मालूम है। हम जानते हैं फोर्स कैसा है, रियल फोर्स है, ये सबको पता है, ये रियल फोर्स है। बट कैसा है, वेरी शॉर्ट इन नेचर, नेचर में बहुत छोटा है। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारा आपका मास 100 kg है, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 और -11 से मिला तो बेटा 10 की पावर -7 बचा। 10 की पावर -7 बहुत छोटी वैल्यू है, आपको फील नहीं हो सकता है, तो रियल फोर्स, लेकिन हमको फील नहीं होता है, ठीक है। सेकंड थिंग बेटा, इट्स ओबे, किसका ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जहां पर भी 1/r² लिखा होता है वो इट्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो किसका ओबे करता है, इट्स ओबे, ये किसका ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब जो मेन बात है बेटा, सबको मालूम है ये वीकेस्ट है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, पूरे नेचर का सबसे वीक फोर्स है, इससे ज्यादा वीक फोर्स कोई नहीं होता। हर ऑब्जेक्ट में लगता है लेकिन ये फील किसी को नहीं होता। फिर बेटा कैसा, सेंट्रल फोर्स, ये मेन प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आगे बात होगी, सेंट्रल फोर्स है। फिर कैसा है बेटा, एक्ट अलोंग लाइन, एक्ट अलोंग लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में लगता है। और कैसा है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये बेटा पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, इसको पाथ से मतलब नहीं है। आपसे पूछे कहां अप्लाई होता है, तो ध्यान रखिएगा पॉइंट मास, किसके लिए अप्लाई होता है, पॉइंट मास। और मास कैसे होने चाहिए, एट रेस्ट, मास कैसे होने चाहिए, एट रेस्ट। किसके लिए अप्लाई होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट आर पॉइंट मास, जब ऑब्जेक्ट कैसे हो बेटा, पॉइंट मास कब होगा, जब m1 अगर m2 को देखे तो उसको कैसा फील हो, ऑब्जेक्ट छोटा फील हो। तो ऑब्जेक्ट छोटा फील कब होगा, जब वो रेस्ट पर होगा। ऐसे m2 m1 को देखे तो भी वो रेस्ट में फील होना चाहिए। तो जब दोनों पॉइंट मास होंगे, रेस्ट में होंगे, तभी ये फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। कैसा है, रियल फोर्स है, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओबे करता है, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, इससे वीक फोर्स कोई नेचर में नहीं होता। सेंट्रल फोर्स, अब इसका मतलब आपको बताएंगे। एक्ट अलोंग द लाइन, कैसा लगता बेटा, अलोंग द लाइन, ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच में कहीं से डाइवर्जन करके लगेगा। एक्ट अलोंग द लाइन, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या आपको याद है, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, कौन फॉलो करता है, डिस्प्लेसमेंट। कैसा है बेटा, कहां अप्लाई होता है, पॉइंट मास। कैसा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। अच्छा एक चीज बताओ, इतनी बात तो ठीक है, ये कहां पे अप्लाई होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज, मतलब छोटी रेंज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो,
लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब समझते हैं, ग्रेटर देन न्यूक्लियस रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस से कम बड़ी डिस्टेंस पर दोनों को रखना, तभी अप्लाई होगा। न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड? साइज ऑफ एटम 10 की पावर -10 मीटर, और साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15 मीटर। मतलब 10 की पावर -15 मीटर से कम हो गया तो ये फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये कितने में लगेगा? ग्रेटर देन 10 की पावर -15 मीटर। या तो ये कह दीजिए, या कहिए ग्रेटर देन क्या बेटा? साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज से बड़ी डिस्टेंस पर ये अप्लाई होता है। ठीक है, इतनी सी बेसिक बात। हम जानते थे कि दो हमारे पास मास है, पॉइंट मास, उनका सेपरेशन r है। फिगर से कंफर्म बेटा कि एक यहां पर फोर्स कहां पे लग रहा है? 1 पर। किसके रीजन से? 2 के रीजन से। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? 1 को। तो यहां किस पे फोर्स लगेगा? 2 पर। किसके रीजन से? सेकंड के रीजन से। जरा देखो, ये आपको लग रहा है एक्शन और रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, और जब दोनों बराबर लेंगे तभी तो ये पॉइंट मास बनेंगे। अगर दोनों में कोई कम ज्यादा हो गया तो बॉडी मूव करने लगेगी, और हमें ये तो कहानी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पर बेटा F12 किसके इक्वल है? F21, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये नहीं कह सकते इट्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। जितना ये वाला मास इसको खींच रहा है उतना ही फोर्स M2 इसको खींच रहा है, तो दोनों तरफ तो सेम हो गया ना। तो ये नहीं कह सकते न्यूटन थर्ड लॉ है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 is equal to the force on 2 due to 1 but in opposite direction। कहां पे लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे लिए बेटा पॉइंट मेन है। ये एमसीक्यू के पार्ट है, ये सारे एमसीक्यू के। मतलब कहने का मतलब ये है, हम दोनों मास को एयर में रखें, वाटर में ले जाएं, केरोसिन में ले जाएं, ब्रोमीन में ले जाएं, कहीं पर भी ले जाएं, इसको जब पाथ से कोई मतलब ही नहीं है तो जितना फोर्स एयर में लग रहा होगा उतना ही बेटा सब जगह लग रहा होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इतनी बात ठीक है? इतना नोट कर ले पहले। अब देखिए, इसमें कुछ और मेन बातें हो सकती हैं। जैसे आपसे मान लो पूछ ले कि बताओ ये क्या न्यूटन थर्ड लॉ का ओबे कर रहा है? बिल्कुल सही है, आप करके भी देख सकते हो। कैसे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालो, कैपिटल G M1 M2 अपॉन r²। ठीक, ध्यान सुनना। अगर बेटा हम यहां पर F12 निकालें तो आप क्या लिखोगे? इधर फोर्स लग रहा है ना, क्या ये x एक्सिस का पॉजिटिव है? ये x एक्सिस का पॉजिटिव है, तो कैपिटल G M1 M2 अपॉन r², कौन सा वेक्टर? I कैप, x का पॉजिटिव। अगर हम यहां से निकालें कि 2 वाला 1 पे कितना लग रहा है, तो F21 क्या लिखोगे? G M1 M2 अपॉन r²। किधर लग रहा है बेटा? इस साइड लग रहा है ना। ये कौन सी? नेगेटिव x, नेगेटिव x में माइनस का i। देखो दिख रहा है F12 इक्वल F21, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखना हमेशा, इसका ACOM बच्चा 0 होता है, याद रखिएगा। बट A1 डज नॉट इक्वल टू A2, ये बहुत ही मेन बात है। ACOM क्या होता है? 0। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होता है वो 0 होता है। करके देख लो कैसे। मान लो डिस्टेंस कितनी है? r/2, r/2। बेटा जरा बताओ, सेंटर ऑफ मास में ACOM का फॉर्मूला लगाओ। तो अगर आप A का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे? M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला है। ठीक, अब जरा थोड़ा सोचो कि अगर हमने इसका M1 तो ये लिखा है, A1 कैसे निकालोगे? A1 कैसे निकालोगे? F अपॉन मास M1। एक्सीलरेशन पहले का चाहिए तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल ma। तो A1 इक्वल F अपॉन M1। जरा बताओ F कितना? कैपिटल G M1 M2 अपॉन r² या r/2 या r ही मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, r²। बताओ बेटा अपॉन में क्या करोगे? M1 से M1, तो बताओ A1 की वैल्यू क्या मिली? कैपिटल G M2 अपॉन r²। इतनी बात ठीक है? ऐसे बेटा अगर आप A2 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? F अपॉन M2
तो शायद यहाँ मिलेगा GM1 अपान आर स्क्वायर। GM1 अपान, देखो A1 A2 चेंज है, यहाँ देखो मास M2 था और यहाँ पर मास, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मास M1 M2 दोनों सेम, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि मास M1 और M2 सेम हो। अगर सेम है तो A1 इक्वल A2। वैसे आपको 99% केस में मास सेम होते नहीं है। तो अब देखो ACOM कितना होगा, मैंने ACOM 0 लिखा, जरा इस वैल्यू को यहां अप्लाई करो तो M1 A1 ये लिखा आपके सामने, GM2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो M1 इंटू A1 कितना है, GM2 अपान आर स्क्वायर प्लस M2 इंटू GM1 अपान आर स्क्वायर अपान में M1 प्लस M2। जरा एक चीज गौर करो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, इसका एक्सीलरेशन इधर जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन इधर आ रहा है, तो यहाँ प्लस तो लगेगा नहीं, बीच में क्या लगेगा, माइनस। क्या आपको वैल्यू सेम लिखी दिख रही है, ये तो वही तो लिखा है, सेम लिखा ना बिल्कुल। तो बताओ ACOM कितना, ACOM कितना, मतलब ध्यान रखना आप कि जब भी ग्रेविटेशनल की कहानी हो तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, लेकिन पर्टिकुलर एक्सीलरेशन अगर पहले और दूसरे का पूछे तो वो कभी भी 0 नहीं होगा और कभी भी इक्वल। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि मास आर सेम, दोनों मास सेम हो जाएं, तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओगे कैसे, हम इस मार्कर को इसी मार्कर के साथ लगाएं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको मिलेगा कैसे। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, तो 2 ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो कैसे आप एक्सीलरेशन निकाल दोगे। तो ध्यान रखना ACOM कितना होता है, 0, ठीक। अच्छा थोड़ा सोचो, ACOM 0 है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कांस्टेंट, वेरी गुड। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तभी आपको एक्सीलरेशन क्या मिलता है, 0, क्योंकि डेफिनेशन होती है डेल्टा V अपान डेल्टा T, और डेल्टा V मिलता है V2 माइनस V1, मतलब V1 और V2 सेम, तो भैया हो सकता है कि दोनों 0 हो और हो सकता है कि दोनों 0 ना हो। इसका मतलब है कि ध्यान रखना कि VCOM 0 मत बोलना, क्या बोलना, कांस्टेंट। और बता चुका हूं कांस्टेंट इंक्लूडिंग 0 होता है, कांस्टेंट में इंक्लूडिंग 0 होता है। बोलो इतनी बात ठीक है। VCOM कांस्टेंट, तो बताओ ACOM कितना, 0। क्या A1 इक्वल A2 है, A1 इक्वल A2 नहीं होगा, इतनी बात ठीक है। अब इसी न्यूमेरिकल को ये लगाया, मास M1 1 kg, मास M2 2 kg, सेपरेशन 50 सेंटीमीटर, कह रहा फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बताइए कि पार्टिकल का इनिशियल एक्सीलरेशन कितना है। पहले इतना नोट कर लें, 2 ऑब्जेक्ट है आपके पास, मास M1 है, मास M2 है, बेटा डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर, को क्या लिख सकते हो 0.5 मीटर। ये बेटा 1 kg है और ये बच्चा 2 kg। पहले आप फोर्स निकाल लो, तो फोर्स जानते हो कैपिटल G M1 M2 अपान आर स्क्वायर, तो कैपिटल G बेटा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। बेटा M1 1 M2 2, तो 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर बेटा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 और माइनस 1 को 2 बार कर लो -2। तो जरा अब यहां पे देखो, कुछ छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, 6.67 को हम मान लेते हैं 6 या 7, तो अप्रॉक्स 7 मान लेते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू है। 6.6 0.5 से बड़ा है, तो 7 इंटू 2 कितना 14, अपान में बच्चा 25, -2 ऊपर गया +2, तो क्या बचा -9। क्या हम 14 और 25 को डिवाइड करें तो 25 6 या 150, 25 6 टाइम 150, मतलब 6 टाइम तो जाएगा नहीं, तो कितने टाइम जाएगा, अप्रॉक्स 0.56 आप करके देख लीजिएगा, इंटू 10 की पावर -9। बेटा क्या लिख सकते हो 5.6, राइट साइड पावर माइनस में, राइट साइड पावर माइनस में, 10 की पावर -10। ये भैया हमको फोर्स मिल गया, म्यूचुअल फोर्स, दोनों के बीच का फोर्स। अब एक्सीलरेशन निकालो पहले वाले का,
A1 क्या लिखोगे, F अपान M1 ये लिखोगे ना। बताओ बेटा F कितना बच्चा, F ये लिखा है 5.6 10 की पावर -10। बताओ मास M1 बेटा कितना 1 kg, तो क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अच्छा A2 में आइए, क्या लिखा F अपान M2, F कितना निकाला 5.6 इंटू 10 की पावर -10। बताओ M2 कितना 2, बेटा कितना आया 2.8 इंटू 10 की पावर -10। क्या आपको A1 इक्वल A2 दिख रहे हैं, A1 इक्वल A2 नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को ACOM निकालते तो हमारा क्या आता, वो 0 आता। किस फॉर्मूले से लगाते, M1 A1 प्लस M2 A2 अपान M1 प्लस M2, लेकिन विद डायरेक्शन अलोंग, बिल्कुल सीधे चलना तो प्लस लगाना, और दोनों अगर सामने सामने आएंगे तो क्या लगाओगे, माइनस लगाएंगे। नोट कर लें। देखिए दे रहा मास ऑफ प्लैनेट जुपिटर और सन का मास, तो हम प्लैनेट का लिख देते हैं MP के नाम से, मास ऑफ प्लैनेट 2 इंटू 10 की पावर 27 kg, ठीक है। और बेटा मास ऑफ सन दे रहा है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, ठीक है। बेटा इनके बीच की डिस्टेंस दे रहा है 8 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एक्सर्ट ऑन जुपिटर। बताइए सन ने जुपिटर पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, किसने लगाया, सन ने किस पे लगाया, जुपिटर पर। तो मैं क्या ऐसे लिख दूं, फोर्स ऑन सन ड्यू टू जुपिटर। तो जुपिटर को आपने प्लैनेट P माना है, ये पूछ रहा है। फोर्स ऑन सन ड्यू टू किस पर, प्लैनेट। इसी को शॉर्टकट में आप क्या कहते हो, FG। क्या कहते हो, FG। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है एज्यूम जुपिटर मूव्स इन सर्कुलर पाथ। मान लो जो प्लैनेट है वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो बताइए उसकी स्पीड कितनी है। थोड़ी देर के लिए कह रहा मान लो कि जो आपका प्लैनेट है, प्लैनेट आपने क्या लिया है, जुपिटर, कह रहा मूव्स इन सर्कुलर पाथ, किसमें चल रहा है बेटा, तो कह रहा बच्चा इसकी स्पीड बताओ, स्पीड बताओ। तो आप इसको तो आसानी से निकाल लोगे, FG इक्वल बेटा फॉर्मूला बार बार लिखें, GM1 M2 अपान बेटा R स्क्वायर। G की वैल्यू क्या 6.67 इंटू 10 की पावर -11। बेटा मास M1, M1 का मतलब MP, मास ऑफ प्लैनेट, M2 मास ऑफ सन। तो प्लैनेट का मास 2 इंटू 10 की पावर 27, बेटा सन का मास 2 इंटू 10 की पावर 30, बेटा अपॉन में R स्क्वायर 8 8 जा 64, और बेटा 10 की पावर 11 का 2 टाइम्स 22। इसको सॉल्व कर लो, अप्रॉक्स वैल्यू लेकर सॉल्व कर लो। कैसे, देखो दिमाग लगाओ, थोड़ी देर सोचो। इसको हटाया यहां से तो शायद आप यार 2 जीरो लगाओगे, 2 जीरो, तो मैं एक 10 को अलग कर देता हूं और 1 जीरो इसको दिए दे रहा हूं, ठीक है। इसको हटाया, 2 जीरो लगाओगे, एक 10 अलग कर लिया और 1 इसको दे दिया। क्यों दे दिया, 667 और 640, ठीक। अब बताओ आपके पास बचा 2 इंटू 2 हो गया 4, बेटा 10 की पावर 1 122 से मिला 23 बना, 23 बना, 23 ऊपर गया -11 से मिला तो 34 बना, माइनस का 34, माइनस का 34 प्लस के 30 से तो एडजस्ट हो गया, अभी बचा माइनस का 4, बचा माइनस का 4, इसको दे दो। तो बताओ कितना बचा, कितना बचा 20। ये हो गया बेटा फोर्स, 4 इंटू 10 की पावर 20। बोलो इतनी बात ठीक। अब सोचो बेटा ये सन और सन के ऑर्बिट के अराउंड में जुपिटर घूम रहा है। वैसे एक बात सही है कि ऐसा नहीं है कि ऑल द प्लैनेट्स मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, इट ओबे इलिप्टिकल। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल में आते हैं तो इलिप्टिकल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम मानते हैं इट्स ओबे सर्कुलर। क्या मानते हैं, और सर्कुलर को आपको पढ़ाया गया है कि व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब
एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड विच डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर, एक ऐसा एक्सीलरेशन आता है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा? कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पर कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला आपने सुना होगा बेटा, mv स्क्वायर अपान। अब जरा इस बात को फिर एक बार समझना, सन ने जुपिटर पर लगाया ग्रेविटेशनल, ठीक, जुपिटर घूम रहा था, जुपिटर ने सन पर लगाया कौन सा, सेंट्रीपिटल। दोनों फोर्स बराबर हो गए, एक फोर्स से कुछ होता ही नहीं। सन ने जुपिटर पर लगाया ग्रेविटेशनल, जुपिटर घूम रहा है, जुपिटर ने सन पर लगाया सेंट्रीपिटल। तो क्या ये नहीं कह सकते हम कि एफ सी इक्वल एफ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल, ग्रेविटेशनल। तो क्या मैं इस एफ की जगह एफ जी लिख सकता हूं? और एफ जी अभी अभी आपने निकाला है 4 × 10 की पावर 23। सॉल्व कर लो बेटा। तो 4 × 10 की पावर 23 इक्वल बेटा कितना, मास, मास जुपिटर का मास बताइए कितना है, जुपिटर प्लेनेट का मास 2 × 10 की पावर 27, 2 × 10 की पावर 27 इंटू बेटा v स्क्वायर नहीं पता बेटा, r बताओ, 8 × 10 की पावर, बेटा 8 ऊपर ले जाओ तो 4 × 8 × 10 की पावर 11 मिला तो 34 बन गया। अपॉन में बेटा क्या आया, 2 आया, 10 की पावर 27 आया, इक्वल बच्चा v स्क्वायर आया। तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 27 ऊपर गया बेटा, 27 ऊपर गया तो 10 की पावर 7 बचा, इक्वल बेटा v स्क्वायर। देखो 7 का हाफ चलता नहीं है 3.5, तो इसको एक 10 दे दो, इसको एक 10 दे दो, 160 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल v स्क्वायर। क्या 160 को देखकर याद आया, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 19 और 13 का स्क्वायर 169। तो अप्रॉक्स क्या 13 दिख रहा है, अप्रॉक्स 13 जैसे 12 पॉइंट समथिंग है, तो आप 12 पॉइंट लिख लो, 12.8 लिख लो भाई, 13 का 169 है तो आप 12.8 लिख लो, और 6 का आधा, तो बताओ कितनी स्पीड से चल रहा है, 12.8 और 10 की पावर 3 भी हटा दो, किलोमीटर पर सेकेंड। जुपिटर की स्पीड कितनी है सन के अराउंड में, 12.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। सन ने जुपिटर पर लगाया ग्रेविटेशनल, तो जुपिटर किस में चल रहा है, सर्कुलर पाथ, कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल। किस पे लगाएगा, सन पे। तो बताओ दोनों फोर्स इक्वल हो गए, सन ने लगाया जुपिटर पर और जुपिटर ने लगाया सन पर, तो एफ जी इक्वल एफ सी, एफ जी किसके इक्वल हो गया, एफ सी। नोट कर, अब देखिए इसका सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें सेंट्रल फोर्स की कहानी हो। सपोज दैट आपके पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक, इस ब्लॉक की जो लेंथ है बेटा वो है 2 मीटर, ठीक, ये लेंथ। इससे बेटा हमने क्या किया, 3 मीटर की डिस्टेंस पर, 3 मीटर की डिस्टेंस पर एक ब्लॉक रख दिया। ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर की डिस्टेंस, एक ब्लॉक रखा जिसकी लेंथ बेटा 4 मीटर है, ठीक। इस ब्लॉक का मास 2 kg है, इस ब्लॉक का मास 4 kg है। कहेगा फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है तो वो कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सेंट्रल फोर्स हो। हमको चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स कौन वाला, सेंट्रल फोर्स। तो आपसे अगर कोई कंफ्यूज करे तो सीधे सीधे कहना एफ निकालो, सेंट्रल फोर्स कौन सा। अब सी से सेंट्रीपिटल मत समझ लेना, सेंट्रल फोर्स वाला एफ सी चाहिए, ठीक। तो अब देखो इसमें थोड़ा कहानी चेंज होती है। बेटा जरा बताओ, ये 2 मीटर का है, एक यूनिफॉर्म रॉड दिख रही है क्या आपको, रॉड। तो इस रॉड का अगर हम मिड सेक्शन निकालें तो ये मिड सेक्शन बेस से 1 मीटर ऊपर होगा, ठीक। इसका मिड सेक्शन शायद बेस से कितना ऊपर होगा, 2 मीटर। तो जरा गौर करो, एक बेटा ये साइड मिली आपको, एक की साइड, क्या ये साइड आपको दे रहा है 3 मीटर, दे रहा है, दोनों के बीच डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है।
अब देखो एक ये आपको डिस्टेंस दिख रही है और एक डिस्टेंस आपको ये दिख रही होगी। बोलो इतनी बात ठीक है? अब ध्यान से सुनना, नाम क्या है? सेंट्रल फोर्स। तो डिस्टेंस भी वही लोगे जो उसके सेंट्रल से आए। तो क्या मैं ये डिस्टेंस लूंगा? इसका सेंटर तो यहां है लेकिन इसका सेंटर तो ऊपर है ना, तो क्या ये सेंटर और ये सेंटर है? तो क्या हम ये डिस्टेंस लेंगे? फिर से मेरी बात को सुनिएगा, कौन सा फोर्स ले रहा हूं? सेंट्रल फोर्स। तो बताओ इसकी लेंथ 2 मीटर, तो इसका सेंटर बेस से 1 मीटर ऊपर। ये 4 मीटर का है तो बेस से कितना ऊपर? 2 मीटर। इसका सेंटर 2 मीटर पे है, इसका सेंटर 1 मीटर पर है। तो क्या ये डिस्टेंस लेंगे कि हम ये डिस्टेंस लेंगे? तो नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो हम बताओ कौन सी डिस्टेंस लेंगे बेटा? ए और सी। क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको? क्या आपको 90 डिग्री दिख रहा है? ये बताओ 3 मीटर, ये कितना? 3 मीटर। ये कितना? 1 मीटर। अरे 1 मीटर, अरे भाई ये भी तो एक चला गया, 1 मीटर। हाँ, अगर आप बेस से आ जाओगे बिल्कुल तो बदल जाएगी कहानी। खुद सोचो, ये कितना ऊपर है? 1, तो ये पैरेलल चलेगा तो ये कितना होगा? 1 होगा ना। और ये आधा कितना? 2, तो ये बचा कितना? 1 ही तो बचा। तो बताओ ये r की वैल्यू क्या होगी? क्या r की वैल्यू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बेटा अंडर रूट 10 है? r की वैल्यू कितनी है? इसका सेंटर ए, इसका सेंटर सी, ए और सी चाहिए। ये बेटा 1 मीटर, शिफ्टिंग करो, ये भी कितना? 1, तो ये कितना बचा? 1, क्योंकि सेंटर कितने में आ रहा था? 2। अगर सेंटर आता 3 में तो ये बचता 2। कितना बचता? 2 बचता, हाफ बचा। अगर ये टोटल डिस्टेंस 3 होती तो ये 1.5 होता, और 1.5 में जब 1 को सेट कर लोगे तो बचेगा कितना? 0.5। कितना बचेगा? 0.5। तो ये आपको पहचान आनी चाहिए। तो r कितना? 10। कौन सी साइड है? मैं लिख दे रहा हूं AC। कौन सी साइड? AC। कहानी खत्म, सॉल्व कर लो। कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G आपको मालूम है 6.67 इंटू 10 की पावर। बेटा मास m1 कितना? 2 kg, m2 कितना? 4 kg। r स्क्वायर करो, अंडर रूट 10 का स्क्वायर बेटा 10। 4 2 जा 8, आप 8 7 जा 56, ये अपने मन से कर लेना है। 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56। बेटा 10 ऊपर गया -1, तो बेटा कितना आया? 56 इंटू 10 की पावर -12। फिर से मेरी बात को समझना, हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? सेंट्रल फोर्स, सेंटर से सेंटर पे लगता है, ठीक है। इसका सेंटर बच्चा 1 मीटर ऊपर है, इसका सेंटर कितना है? 2 मीटर। जरा पैरेलल देखो, ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1। ये आधा है 2, तो ये कितना बचा? 1 बचा। तो ये बेटा 3 है, ये बेटा 1 है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस r है, तो r पाइथागोरस से कितना? अंडर रूट 10। तो भैया AC मिल गया सेंटर से सेंटर। F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स निकाल लीजिए। तो ये कहानी थी हमारी सेंट्रल फोर्स की। अब देखिए, आपसे सेकंड न्यूमेरिकल का टाइप, उसका टॉपिक भी कह सकते हो, टाइप कह सकते हो। पूछ सकता है कि दो मास के बीच में हम तीसरा मास कहां पे रख दें जिससे कि फोर्स 0 हो जाए। मेरे क्वेश्चन को समझे। दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये तो बात सबको कंफर्म है। दो मास के बीच में थर्ड मास कहां रख दें जिससे कि दोनों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए। मैं फिगर समझाता हूं। सपोज दैट आपके पास एक मास m1 है और बेटा एक मास m2 है, ठीक। मैं कह रहा हूं कि थर्ड मास कहां पे रख दूं जिससे कि इन दोनों पे जो फोर्स लगे वो अब 0 हो जाए। थर्ड मास कहां पे रखूं? लेट दैट पॉइंट A, पॉइंट B हमने माना थोड़ी देर के लिए कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 का मास m2 से बड़ा है। अच्छा, खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। जिसके पास मास बड़ा है उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा हो, ये तो बात कंफर्म है। वो पावरफुल होगा, फील्ड ज्यादा अच्छी बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा।
तो वीक कौन है आपके लिए? जिसका मास छोटा है, वही तो वीक हुआ। अब जिसका मास छोटा है अगर वो वीक है, तो मैं ऐसा करता हूं ना कि न्यूट्रल पॉइंट बनाने के लिए जहां फोर्स को जीरो करना हम चाहते हैं, तो लेट जो मास रख रहे हैं वो नियरेस्ट रख दें, किसके? जो छोटा मास है। फिर समझना, आपने 10 kg 2 kg के दो ब्लॉक लिए। अब हम कह रहे हैं बताओ थर्ड मास हम कहां पे रखें जिसकी वजह से फोर्स कितना हो जाए? जीरो। तो 10 वाला तो ऑलरेडी पहले से फोर्स ज्यादा रखेगा, मास बड़ा है, जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा। F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा। तो इसका मतलब है अगर हम इसी मास को छोटे वाले के पास रख दें, या उल्टा बोल दो बड़े से थोड़ा दूर रख दें, तो हमको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। लेट अ पॉइंट वेयर फोर्स बिकम्स जीरो, जहां पर फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये बात का मतलब कुछ समझ में आया? 10 kg 2 kg में अगर कंपैरिजन कराओ तो हम सोचते हैं कि 10 kg से दूर और थोड़ा सा 2 kg के पास रख लें तो हो सकता है कि हमको फोर्स कैसा मिल जाए? जीरो मिल जाए। इतनी बात कंफर्म? तो हमने क्या किया, ये m1 ये m1 m2 से बड़ा है, तो मैंने कहा लेट m3 कहां रख दो? लेट m3 कहां रख दो? नियरेस्ट ऑफ m2 के नियरेस्ट। बेटा पूरी डिस्टेंस कितनी? r। पूरी डिस्टेंस कितनी? तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी? x। कितनी मान ली? x। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी? r माइनस x। बोलो बात ठीक? इधर से x तो इधर से कितनी? r माइनस। टेंशन की कोई बात नहीं, आप यहां से x लेते तो यहां से r माइनस x। फर्क क्या है? फर्क बताता हूं। अब सोचो, इसका मतलब है फोर्स जो 1 पे लगा किसकी वजह से? 2 नहीं, बीच में तीसरा जो रखे उसी की वजह से तो जीरो कर रहे हो ना। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, इसका मॉड इक्वल होना चाहिए किस पे? फोर्स ऑन 2, किसकी वजह से? 3। ये भैया दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम, तो फोर्स कितना? जीरो। कैसे जीरो? अब इसको भी देख लो कैसे जीरो। ये मास ठीक, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स कहां? अंदर। फोर्स कहां? अंदर। बेटा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स कहां? अंदर, इसी की तरफ, m2 की तरफ। m1 m3 लिया तो इधर m1 की तरफ, m2 m3 लिया तो m2 की तरफ। क्या एक चीज देखो, इसको मान लो एक फोर्स F2 मान लो, इसको फोर्स F1 मान लो। क्या F1 और F2 अगर सेम हो जाएं तो वेक्टर एडिशन से जीरो आएंगे। देखो F2 इधर F1 इधर ऐड होंगे नहीं, ऐड कर ही नहीं पाओगे। अगर वेक्टर लॉ से आपने ऐड किया तो क्या लिखोगे? वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2। अगर ये F0 चाहिए तो ये F0 कब मिलेगा? खुद देख लो, जब F1 किसके इक्वल हो। देख लो ये जीरो कब मिलेगा? जब F1 किसके इक्वल होगा। तो मैंने यही तो कहा कि दो मास के बीच में लेट अ थर्ड मास कहां रखो? नियरेस्ट ऑफ स्मॉलर, नियरेस्ट ऑफ स्मॉलर। तो कितनी डिस्टेंस? x। तो यहां से कितनी? अब जितना फोर्स m1 और m3 के बीच होगा उतना ही फोर्स m2 और m3 के बीच होगा, तभी फोर्स कितना आएगा? मेरी बात समझे? कहने का मतलब मेरा समझ आया? मैं जो बात कहना चाहता हूं, हमको न्यूट्रल पॉइंट चाहिए। मतलब एक दो मास के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लो जहां पर मास रख देने से फोर्स जीरो कर दे। तो हमने कहा कि स्मॉलर मास वाला थोड़ा वीक है, तो उसी के पास रख दो मास। तो उसी के पास डिस्टेंस कितनी? x। तो बिगर मास से कितनी, जितनी भी दी हो टोटल, उसमें x घटा दो। इतनी बात ठीक। हम थोड़ी देर के लिए एग्जांपल से कर लेते हैं, आपको डाउट है तो एग्जांपल में करो। मान लो आपके पास ये 10 kg है और ये बच्चा 4 kg है। ये 10 kg है, ये 4 kg है, और ये सेपरेशन मान लो कितना है? 4 मीटर। ठीक है बेटा, हमने मान लिया। अब हमने कहा लेट अ थर्ड मास, कहां रखें थर्ड मास जिससे कि फोर्स क्या हो जाए? फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए बेटा? जीरो। तो ऐसा करते हैं, इसके पास नहीं रखते हैं, इससे दूर यहां पे रख लेते हैं। क्या बेटा? मास m,
मास m नहीं पता हमें, बताओ कितनी डिस्टेंस x, तो बताओ कितनी डिस्टेंस 4 माइनस x। इन दोनों का फोर्स इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, तो फोर्स ऑन वन इक्वल फोर्स ऑफ टू, यहां नाम नहीं है F1 और F2। जरा बताओ कैपिटल G M1 M2 अपान R स्क्वायर कितनी डिस्टेंस है 4 माइनस x का, इतनी बात ठीक, इक्वल दूसरी तरफ से आओ, कैपिटल G M1 M2 अपान MG, ठीक, इतनी बात ठीक है। 10x स्क्वायर इक्वल 4 माइनस x का होल स्क्वायर, इतनी बात ठीक है। अब इसमें अगर आपने क्वाड्रेटिक बना लिया तो सॉल्व करने में आपको बहुत देर हो जाएगी, तो हम क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे, हम एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट 10x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे अंडर रूट 10, इसको लिखा x का होल स्क्वायर, बोल बात ठीक। क्या ये 2 का स्क्वायर है, तो ऐसा करो ना, इक्वल टू 4 माइनस x का, बोलो बात ठीक। कभी भी क्वाड्रेटिक मत करना, नहीं सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो 2 से 2 बताओ कितना आया, अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है 3.14, अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.14, x इक्वल 2 4 जा 8, माइनस का इधर लाओ, ये प्लस में आ जाएगा, 3 + 2 5 माइनस 1.4x इक्वल 8, तो बताओ x इक्वल 8 अपान 5.14। थोड़ी देर के लिए मैं चेक कर रहा हूं, इसको 5 मान लो, तो 8 अपान 5 तो कितना आया भैया, छोटे वाले मास से 1.6 मीटर पर आपको फोर्स क्या मिलेगा 0 मिलेगा, सॉल्व हो गया। तो मैं कहूं बड़े वाले से बताऊं तो 4 में 1.6 घटा दो, कितना, अब चाहे भैया आंसर में आप लिखो इतने वाले मास से इतनी दूर, आपकी इच्छा, या इस वाले मास से इतनी दूर। मेरी बात मतलब समझ में आया। ऐसी सिचुएशन पे लेट अ थर्ड मास, क्वेश्चन कहेगा वेयर शुड बी थर्ड मास प्लेस्ड सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 0, कहां तीसरा मास रख दें जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए 0, तो पहले छोटा मास ढूंढना, छोटा मास मिलते ही उसके पास में रख देना मास, तो उससे पास से डिस्टेंस मान लेना x, तो बड़े वाले से कितनी जितनी दी हो उससे x को घटा देना, ठीक है। फिर भैया एक फोर्स इन दोनों के बीच जिसको नया रखा है और जिसको पहला वाला है, इक्वल जो लास्ट का मास था और जो नया रखा है उसके बीच का फोर्स, दोनों का मॉड सेम कर देना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस पर मास रखने से फोर्स हमारा क्या होगा 0 होगा। दो पहचान, छोटा मास ढूंढो, छोटे मास के बगल में थोड़ा डिस्टेंस पर एक मास रख दो, उस मास से x मान लो, तो दूसरे से जितनी डिस्टेंस दी हो माइनस x, माइनस, और भैया जो नया मास रखा था वो पहले वाले के साथ फोर्स लगा देना, फिर जो लास्ट वाला था दूसरा और बीच में जो नया रखा उसका फोर्स निकाल देना, और दोनों के फोर्स को क्या कर देना सेम कर देना, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। एक नोट कर लें।